अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कुछ सवाल है आपका? चीजें डिस्कस है ना? ठीक है। हाँ जी, पता नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर इन्वेंट्री बताइए। बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, रॉ मटेरियल की एनआरवी से मतलब क्या बात नहीं समझ आई? ठीक है, ठीक है, ठीक, बता दो। इन्वेंट्री से एक सवाल है कि एक रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट है 1,20,000 और उसकी एनआरवी है 1,00,000। तो असूलन क्या करना चाहिए हमें? विच एवर इज लोअर, 1,00,000 ले लेना चाहिए। आप कपड़े का काम करते हैं, कपड़े नहीं, आपकी बुटीक है, आप कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा खरीद के शर्ट सूट जो भी चीज तैयार करते हैं और देते हैं। खरीद लिए लेट से 50,000 रुपए का। अब वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझसे नहीं ये काम हो रहा, ये कितने का बिकेगा? कपड़ा ही कितने का बिकेगा? कम का बिकेगा, क्यों? नहीं, कॉस्ट तो कम नहीं, मैंने 50,000 का कपड़ा खरीदा है, अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मेरा काम कारोबार कपड़े का नहीं है, मैं तो सूट बेचता हूँ, लेकिन अब मुझे पास कपड़ा बेचना पड़ रहा है। कितने का बिकेगा? कम का या ज्यादा का? कम का, क्यों? क्योंकि रीसेल उसकी कम हो जाती है। वजह, क्योंकि मेरा कपड़े का कारोबार नहीं है। जिसका कपड़े का कारोबार है उसने मुनाफा रख के चीज बेच दी है। जिसका कपड़े का कारोबार है उसने वो कपड़ा 40 का खरीदा था, मुझे 50 का बेच दिया। उसका कारोबार है, उसने कम पे खरीदा, मुनाफा रख के ज्यादा पे बेच दिया। अब मेरा तो ये कारोबार नहीं है, मैं 50 का ले बैठूंगा, मैं किसको बेचूंगा आगे? मुझसे कौन लेगा? मेरी तो वो वाली दुकान नहीं है कि मैं लोगों को भाई मेरे पास आओ। उसके पास तो कपड़े के रोज ग्राहक आते हैं, मेरे पास तो नहीं आते। जब मैं ये बेचूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा? ये कम पे बिकेगा, है ना? आप मिसाल के तौर पे 200 लीटर पेट्रोल खरीद के ले आए पेट्रोल पंप से, और क्या मैं ये बेचता हूँ, आपसे नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां तो उसके पास तो सैकड़ों गाड़ियां रोज आ रही हैं, वो बेच रहा है। आपने या तो कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, वरना आप घर के लिए लाए थे, अब फालतू हो गया, अब क्या करें? घर के लिए लाए थे, अब फालतू, अब क्या करें? कितने का बिकेगा? सस्ता बेचना पड़ेगा। तो जब भी कोई बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदता है तो एक नेचुरल प्रॉब्लम होता है कि उसके रॉ मटेरियल की सेल प्राइस कम होती है, क्योंकि वो उसको रॉ को अगर रॉ ही फॉर्म में बेचेगा तो उसकी कीमत कम ही लगेगी, क्योंकि वो उसका कारोबार ही नहीं है। उसका कारोबार तो है फिनिश गुड्स का, है ना? अब वो कपड़ा वाला कपड़ा ही बेचेगा तो 50 का नहीं बिकना उससे, लेकिन उसी के वो कपड़े यानी ड्रेस बना के बेचेगा तो 90-80 का लाख का बेच लेगा, क्योंकि वो उसका कारोबार है, वहां वो पैसे बना सकता है। तो ये वाली बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जानता है कि जो रॉ मटेरियल होता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली एनआरवी डाउन निकल आएगी। देर आर हाई चांसेस कि इसकी एनआरवी कम निकलेगी, क्योंकि मेरा कारोबार ही नहीं है रॉ मटेरियल बेचने का। तो जब मैं इसको सेल करने की कीमत सोचूंगा कि यार अगर मैं ये रॉ मटेरियल बेचूं तो कितने का बिक जाएगा, मुझसे तो नहीं बिकेगा उतने का जितने का मैं लेके आया। तो इसमें हमेशा वैल्यू नीचे आने की प्रोबेबिलिटी
मौजूद है तो क्या करें फिर, उसको क्या लॉस बुक कर लो। उसमें तो रॉ मटेरियल को बेचना ही नहीं है। मैं अगर वो लेके आ गया हूं तो मैंने तो रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है, मैं तो रॉ मटेरियल से बनाऊंगा फिनिश गुड। मैंने तो फिनिश गुड बेचनी है। मैं जो कपड़ा खरीद के लाया हूँ, मेरी दुकान में इस वक्त 50,000 का कपड़ा पड़ा हुआ है, मैंने तो ये कपड़ा बेचना ही नहीं है, मैंने तो बेचने हैं ड्रेस। तो फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके रॉ मटेरियल की एनआरवी तो कम है, लेकिन जरा ये बताएं, अगर आप इसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दें इनटू फिनिश गुड, क्या वो फिनिश गुड की भी एनआरवी कम ही निकलेगी या उसकी ज्यादा निकलेगी? अगर तो उस फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा निकलेगी या बराबर निकलेगी कॉस्ट के, तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल के पैसे रिकवर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और अगर फिनिश गुड भी यानी रॉ कॉस्ट से नीचे बिक रही है, इसका अब रॉ मटेरियल के पैसे पूरे नहीं होंगे। तो फिर IS2 ये कहता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल एनआरवी में लॉस कर रहा हो, लेकिन उसी रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड बननी है वो अपनी कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा पे बिक जाती हो, तो हम यही समझेंगे कि इसमें लॉस नहीं हुआ। लिहाजा अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1,20,000 है, एनआरवी 1 लाख है, लेकिन इसी रॉ मटेरियल की जो फिनिश्ड गुड बनेगी अभी बनी नहीं है, बनेगी, वो बनेगी लेट से 2.5 लाख रुपए की, और उसकी एनआरवी होगी लेट से 2,90,000। अगर जिस रॉ मटेरियल की आप फिनिश गुड बनाते हैं उसकी एनआरवी में लॉस नहीं है, तो फिर इस लॉस को इग्नोर कर देंगे, इसको राइट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल 1,20,000 का है, इसकी फिनिश गुड बनेगी 2.5 लाख की, और 2.5 लाख के अंदर ये वाला 1,20,000 शामिल ही होगा, और ये 2.5 वाला 2,90 का बिक जाएगा। इसका मतलब है ये वाला 1,20,000 पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज नो रिकवरी लॉस, देयर इज नो लॉस। हेंस वो कहता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद हो जिसकी एनआरवी डाउन हो रही हो, लेकिन उसी रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड बनेगी उसमें एनआरवी का लॉस मौजूद ना हो, तो फिर रॉ मटेरियल के ऊपर भी मौजूद एनआरवी का लॉस लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर ये फिनिश गुड होती लेट से 2,90 के बजाय 2,60 की, सॉरी 2,40 की, तो मैं कहता अच्छा इस रॉ मटेरियल की अगर मैं फिनिश गुड बनाऊंगा तो उसमें 10,000 का नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल का 10,000 रिकवर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एनआरवी का लॉस कितना है, लेकिन मैं 10,000 का लॉस लिखूंगा, क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल की रिकवरी का एक तरीका है, वो क्या है, लिहाजा हम ये असूल अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि एनआरवी का लॉस हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, फिनिश गुड तो अभी बनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस रॉ मटेरियल की फिनिश गुड बन जाती अगर, तो आज इसकी एनआरवी क्या होती? जो फिनिश गुड बनी पड़ी है उसका तो मैं फिनिश गुड का एनआरवी एनालिसिस कर रहा हूं। जो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है अगर वो भी फिनिश होता तो क्या पैसे रिकवर होते? नहीं होते। इसका मतलब रॉ मटेरियल में 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे दो बना देता हूं। मसलन मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, और मेरे पास फिनिश गुड्स पड़ी हुई है 11 लाख रुपए की। इसकी एनआरवी है 1,75,000, इसकी एनआरवी है लेट से 10 लाख। नौ लाख 90,000।
अब ये मेरे पास दो अलग अलग इन्वेंट्री है, एक्चुअल इन्वेंट्री है, एक मेरे पास ये इन्वेंट्री पड़ी है, एक मेरे पास ये इन्वेंट्री पड़ी है। तो इस पे क्या करूंगा, एनआरवी लॉस लिखूंगा, कितने से, 1,10,000 रुपए से, ये लिखूंगा लॉस। अब बारी आती है इसकी, यहाँ पे 25,000 का लॉस है, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैं देखूंगा कि ये जो रॉ मटेरियल है, जब इसकी फिनिश गुड बनेगी तो क्या वो अपने पैसे पूरे कर देगी? नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास इस तरह की फिनिश गुड ऑलरेडी पड़ी हुई है और मुझे पता है कि ये पैसे पूरे नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर ये रॉ मटेरियल कंप्लीट भी हो जाएगा तो भी इसके पैसे रिकवर नहीं होंगे। तो जब इसके पैसे रिकवर नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब है, नर्वी लॉस कितना? अब अंदाजा लगाना पड़ेगा कितना, कितना, 25,000। अगर मैं देखूं तो ये जो फिनिश गुड है 11 लाख रुपए की, फर्ज करें इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है ना वो 5 लाख रुपए का, जाहिर है और भी तो खर्चे लगते हैं ना चीज बनाने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा 5 लाख रुपए के रॉ मटेरियल पे 1,10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अगर 5 लाख के रॉ मटेरियल पे 1,10,000 का नुकसान हुआ है तो 2 लाख के रॉ मटेरियल पे कितना होना चाहिए? बना लेंगे कैलकुलेट, एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर आपके रॉ मटेरियल में एनआरवी का लॉस हो रहा हो, लेकिन वही रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड बनेगा उसमें अगर एनआरवी का लॉस ना हो रहा हो तो फिर हम उस रॉ मटेरियल के एनआरवी लॉस को भी इग्नोर कर देंगे। ये असूल है जो कि हमने आज पढ़ा है। जो लोग देर से आए हैं उनसे माजरत। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था प्रॉपर्टी वाला इक्विपमेंट में, तो इनिशियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, है ना? ये सब देख लिया, पढ़ लिया। इतने आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ लिया। उसके बाद सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात हुई थी। हमने कहा था कि डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस जो होती है उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई एसेट में एडिशन हो रहा हो तो फिर उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसको एसेट में ऐड कर लेते हैं। अगली बात जो इसमें आ जाती है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू में आने वाली कमी नहीं। डेप्रिसिएशन किसी एसेट में होने वाली टूट फूट भी नहीं है। आम अगर अल्फाज में देखें ना, कॉमन कॉमन अंग्रेजी में, तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है कि वेयर एंड टियर, टूट फूट, या उर्दू में एक लफ्ज है फरसूदगी, फरसूदा, सुना है? फरसूदा हालत, है ना? नहीं, अफसुर्दा नहीं, फरसूदा, फरसूदा मुआशरती इकदार। तो हमारे गल कितने होर निकल जानी है। तो डेप्रिसिएशन जो है एक आम यानी बोलचाल में, तो इसका मतलब होता है किसी चीज में पैदा होने वाली रेट, टूट फूट। जैसे कोई चीज पुरानी हो रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जो वैल्यू भी है और अपनी हालत भी है वो डिटेरियोरेट कर रही होती है। तो आम बोलचाल में डेप्रिसिएशन उसी मानों में इस्तेमाल होता है। अकाउंटिंग में ये ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन दरअसल किसी एसेट के ओवर द लाइफ होने वाले नुकसान को उसकी लाइफ पे स्प्रेड करने का नाम है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपने
आपने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट है लेट्स से 200 मिलियन और इसकी लाइफ है या यूजफुल लाइफ है 5 साल। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल में आप इस मशीन से 280 मिलियन का बेनिफिट ले लेंगे। तो 200 मिलियन की मशीन है, 280 का बेनिफिट मिल जाएगा, तो नेट 80 का बेनिफिट है इसमें। तो आपको ख्याल है कि 280 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो बेनिफिट मिलेगा आपको, ये आपको कैसे मिलेगा? लेट से मैं कहता हूं कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। छप्पन मिलियन, 56 मिलियन, 56 मिलियन, 56 मिलियन और 56 मिलियन, बराबर बराबर एज्यूम कर लेते हैं 280। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा हर साल। लेकिन 5वें साल में क्या होगा कि ये मशीन की लाइफ पूरी हो गई होगी, तो आप इस मशीन को क्या करेंगे? फेंक देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। जब आप इसको स्क्रैप करेंगे ये तोल के बिकेगी, जाहिर है स्क्रैप है तो ये मशीन खत्म हो गई, इसको अब मजीद इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। जब आपने इसको तोल के कबाड़ियों को बेचा तो वो आपसे 10 मिलियन में ये ले गया, ठीक है। तो 5वें साल में जाके 5वें साल के आखिरी दिन सपोज आपने ये 200 मिलियन वाली चीज जब 10 मिलियन की बेची तो नतीजा क्या निकला? 190 मिलियन का लॉस पैदा हो गया। जाहिर है आपकी किताबों से निकल रहा है 200 मिलियन का और बच्चे में पैसा आता है वो 10 मिलियन। एंट्री बनाऊं ना अगर मैं इसकी, तो कैश डेबिट हुआ है 10 मिलियन से और एसेट क्रेडिट हो गया है 200 मिलियन से, तो बाकी 190 मिलियन क्या है? लॉस है। तो ये 190 मिलियन यहाँ पे लॉस बन जाएगा। अब पहले साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 56 मिलियन। दूसरे साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 56 मिलियन। तीसरे का नेट प्रॉफिट 56 मिलियन। चौथे का नेट प्रॉफिट 56 मिलियन। 5वें का नेट प्रॉफिट नहीं, 5वें में तो लॉस है 134 मिलियन। सो अब मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या नजर आ रही है कि पहले 4 साल तो मैंने मुनाफा कमाया, 5वें साल ढेर सारा नुकसान किया। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो 190 का नुकसान मुझे हुआ है, इस 190 के नुकसान की बदौलत ही तो दरअसल हर साल मैं पैसे कमाता आया हूँ भाई। इसी मशीन को तो इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा था। तो हमने जो इससे पैसे कमाए वो तो ओवर दी लाइफ कमाए, लेकिन जो उसका नुकसान रिकॉर्ड किया वो एक ही साल में कर लिया। जाती है। हमने एक रूल एंड प्रीपेमेंट पढ़ा था, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैचिंग। वो क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द सेम पीरियड शुड बी मैच्ड। ये जो नुकसान है 190 का, ये दरअसल एक साल का नुकसान नहीं है, ये 5 सालों का नुकसान है। क्योंकि इसी 190 के नुकसान की बदौलत ही तो आप मुनाफा कमाते हैं हर साल। बात समझ रहे हैं? यानी इस एसेट की लाइफ ही तो इस्तेमाल कर रहे थे आप, तो पैसे कमा रहे थे। और कैसे कमा रहे थे पैसे? तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात हो जाएगी कि अगर आप एक एसेट से पैदा होने वाले नुकसान को तो 1 साल में चार्ज करें और उससे होने वाले मुनाफे को 5 साल में चार्ज करें। तो फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया मैचिंग की खातिर कि जैसे जैसे एसेट का बेनिफिट ड्राइव होगा वैसे वैसे ही उसका नुकसान भी साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब इस काम के लिए हमने कहा कि इसको कैसे करेंगे? हमने कहा ठहर जाओ, ये जो 190 का नुकसान है इसको भी तकसीम कर दो 5 साल पे। जब 190 का नुकसान तकसीम किया तो फिर 1 साल का नुकसान कितना है? 38। 190 तकसीम 5, तो मैंने यहाँ 38 का नुकसान लिखा, 38 का नुकसान लिखा, यहाँ भी 38 का नुकसान लिखा, यहाँ भी 38 का नुकसान लिखा, यहाँ भी 38 का नुकसान लिखा।
तो 8, 18 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट, 18 का प्रॉफिट। अब ये कोई बात लग रही है। जो नुकसान था वो 1 साल का नहीं था, वो दरअसल 5 सालों का नुकसान था। इसलिए ये जो नुकसान की एलोकेशन है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो बजाय ये कि उस एसेट से होने वाले नुकसान को आखिरी साल में जाके एक ही दफा चार्ज किया जाए, इमेजिन ये 5 साल की जगह इसकी लाइफ 25 साल हो सकती थी, तो 24 साल में कहता कि बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट है और 25वें साल में मैं कहता कि 2.5 अरब का नुकसान हो गया। तो ऐसा मुनासिब नहीं था। तो क्या किया जाएगा, उस नुकसान को भी ओवर द लाइफ ही एलोकेट कर दिया जाएगा। यानी हम हर साल अपनी एसेट में थोड़ा सा नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे और जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो वो एसेट तकरीबन 0 हो चुका होगा। या 0 नहीं होगा तो उतनी वैल्यू पे आ गया होगा जितने पे उसने तोल के बिक जाना है। ये चले तोल के नहीं बिकना, जितने पे उसने बिक जाना है, विच इज दी रेजिडुअल वैल्यू, बाकी की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए हम एसेट की कॉस्ट निकालते हैं, हमें मालूम होती है। हम एसेट की एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं कि यार अच्छा ये कितने का बिक जाएगा। फर्ज करें उसकी कॉस्ट है 200 मिलियन और मेरा ख्याल है कि यार ये 10 मिलियन का बिक जाएगा बाद में, तो इसका मतलब है कि 190 मिलियन का मुझे लॉस हो जाएगा ओवर द यूजफुल लाइफ। ये मेरे तकसीम करना है, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये वो अमाउंट है जिसको मैंने डेप्रिशिएट करना है, जिसको मैंने खत्म करना है। इसको मैं डिवाइड करूंगा यूजफुल लाइफ पे। जैसे कि यहाँ 5 साल है तो मेरे पास 36 जवाब आ गया, 38 मेरे पास जवाब आ गया। ये मेरी पर एनम डेप्रिसिएशन निकल आई। अब मैं हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता रहूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। तो वो आखिरी साल में एडजस्ट हो जाएगा। यानी आपने सोचा कि ये 10 का बिकेगा, हो सकता है आखिरी साल में ये 11 का बिक जाए, तो आखिरी साल में क्या होगा, 1 का गेन निकल आएगा। क्योंकि आपने तो 10 का रख के डेप्रिशिएट किया था ना, वो 11 का बिक गया तो 1 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो गेन हो जाएगा। वो जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये तब्दीली आ गया तो वहां पे वो हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे ये भी मुमकिन था कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, 3 साल गुजरे तो आपको एहसास हुआ कि नहीं ये 10 का नहीं बिकेगा, ये तो 12 का बिक जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप वहां से आगे अपनी कैलकुलेशन रिवाइज कर लेंगे। मसलन इसी को देखते हैं, आपने एसेट लिया 200 का, पहले साल उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 38 की, तो कितने का रह गया, कम हो गया ना उतने से, वो कितने का रह गया 162 का। अगले साल 162 में से 38 माइनस किया, अब कितने का रह गया 144 का, नहीं 124 का। फिर 124 में से 38 लेस किया, फिर कितना रह गया 86 का। अच्छा यहाँ आके अब चौथे साल आने लगा है तो आपको एहसास हुआ यार वो जो मैंने सोचा था ना ये 10 का बिक जाएगा, ये 10 का नहीं तो 12 का बिक जाएगा। अब आप रिकैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे कि इस वक्त मेरी एसेट की वैल्यू कितनी है 86, ये कितने का बिक जाएगा 12 का। पीछे कितने पैसे बचे 74, और कितने साल हैं आगे, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आया 37। तो अगली मर्तबा में 37 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ठीक है, अब कितना बचा 49, और फिर 49 में से 37 जाएगा तो क्या बचा 12, और फिर 12 पे वो बिक जाएगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि फिर मैं बेचूं तो 12.5 का बिक जाए, तो कोई बात नहीं, आधे का गेन वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। फर्ज करेंगे एक्चुअली बिक गया 12.5 का, तो क्या होगा हाफ का गेन यहाँ आके रिकॉर्ड हो जाएगा। जाहिर है क्योंकि ये एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट्स आर बाउंड टू चेंज। ये मुमकिन ही नहीं है ना कि जो आप एस्टिमेट लगाएं वो 1-1 रुपया टैली हो जाए, तो इसीलिए ये फिर इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता है।
ओके, एनी क्वेश्चन? कुछ समझ नहीं आया, आगे समझ। इसको फिर देख लें, अगर इसमें कोई सवाल है पूछ लें। ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। इस वैल्यू को सॉरी WDV या कैरिंग अमाउंट कहते हैं। WDV मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी ये 200 की चीज थी, 36 उसमें राइट डाउन किया यानी डेप्रिशिएट किया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 162। तो ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी और ये ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी। तो ये पहला साल है, ये डेप्रिशिएट हुआ तो रिटर्न ऑन वैल्यू 162 है। ये पहले साल की क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू अगले साल की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू बन गई, उसको डेप्रिशिएट किया तो अगले साल की क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई। रिटर्न ऑन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट जो है उसको एक ही बात है। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट जितने पे एसेट ने बुक्स में रिकॉर्ड होना है, जितने पे एसेट ने आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरी होना है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच द एसेट विल बी कैरीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उसको कैरिंग अमाउंट कह रहे हैं, या दूसरे लफ्ज में कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट डिराइव्ड एज कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन। सो उसकी कॉस्ट है 200 और यहाँ डेप्रिसिएशन है 38, तो ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। अगर यहाँ की बात करूं तो कॉस्ट है 200 और अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है 76, तो 200 में से 76 के डेप्रिसिएशन निकालें तो 124 की कैरिंग अमाउंट है। तीसरे साल में आ जाए तो कॉस्ट है 200 और 3 साल की टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो कैरिंग अमाउंट कैसी आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी को जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। कोई सवाल? कोई नहीं। डेप्रिसिएशन पहला साल, पहले मैंने एसेट खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, लेट से बैंक या पेएबल क्रेडिट 200 से। ये काम कब किया? जिस दिन खरीदा। फर्ज करें ये है 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020 को आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है साल के खात्मे पे। साल से मुराद है फाइनेंशियल ईयर के खात्मे पे। उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 36। क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और ये जो पीपी क्रेडिट किया है तो पीपी डेबिट 200 से था, क्रेडिट 36 से होगा, तो नेट कैरिंग अमाउंट रह जाएगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चली जाएगी। फिर अगले साल क्या करेंगे? 31/12/21 को फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू पीपी क्रेडिट कितने से? फिर 38 से। एसेट मजीद कम हो जाएगा और लॉस प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ये सिलसिला हर साल जारी रहेगा। ये बात ठीक है? यहाँ तक ये एंट्री समझ में आती है? इस एंट्री का एक नुकसान होता है, जब आप डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं तो ये तो प्रॉफिट लॉस में चला गया, और जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट करते हैं तो इससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। फर्ज करें कि इस तरह से कई साल, 11 साल गुजर गए इस तरह से। 12वें साल में जाके मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार इस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू क्या है, तो कैसे बताएंगे? तो आपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है ना, ये जुबानी नहीं देनी होती है, पहले भी आप समझ, ये लेजर में से देख के देनी होती है। जब भी कोई आपसे पूछे कि बताओ
ऐसे कितना रिसीवेबल है, तब ऐसे 15 लाख हो गए काउंटर, फलाने का लेजर खोलेंगे, उसका बैलेंस देखेंगे क्या, वो होगा उसका रिसीवेबल, राइट। ओके, अब आप मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर 11 साल के बाद आज इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैसे देखेंगे, उसका लेजर खोलेंगे, उसमें जो बैलेंस आ रहा होगा, मैं कहता हूँ यार ये लिया कितना था, 11 साल पीछे का रिकॉर्ड खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेजर में है तो आज की वैल्यू आ रही होगी। मिसाल के तौर पे इसी का ही लेजर बना देते हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये है ईयर 1, आपने खरीदा एसेट 200 का, डेप्रिसिएट किया, क्रेडिट किया 38 से, बैलेंस निकल आया 162, राइट। अगले साल ओपनिंग बैलेंस हुआ 162, डेप्रिसिएशन आई 38, कैरिड ऑन बैलेंस कितना आया 124, अगले साल बैलेंस हुआ 124, डेप्रिसिएशन आई 36, बैलेंस कितना हुआ 86। ओके, नाउ आप किस साल में खड़े हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पीपी का इस वक्त बैलेंस क्या है, वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है 6, बताएंगे खरीदा कितने का था, तो कहाँ से देखा आपने, वो तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आप इस साल में खड़े हैं, आपके पास सिर्फ इतना लेजर अवेलेबल है, आपके पास ये वाला लेजर अवेलेबल नहीं है, आपके पास ये वाला लेजर अवेलेबल नहीं है, तो पिछले साल का लेजर है, तो उससे पिछले साल का लेजर है, और उससे पिछले साल का लेजर है, तो क्या करेंगे आपको, ये तो तीसरा साल है, ये 11वां साल भी हो सकता था और ये 33वां साल भी हो सकता था, अगर इमेजिन करें कि ये 33वां साल होता तो क्या करते, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे अब 33 साल पुराना लेजर चाहिए जहां से मुझे पता लगेगा कि ये एसेट असल में खरीदा कितने का था, बात समझ रहे हैं, ये बात मेरा लेजर नहीं बता रहा, ये बात मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं बता रहा, ट्रायल बैलेंस में भी तो यही वैल्यू आ रही होगी ना 86। इस इंफॉर्मेशन को बुक्स में रखने के लिए कि मेरी बुक्स मुझे बताएं कि इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, हम कहते हैं हम जर्नल एंट्री में थोड़ी सी ट्विकिंग कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम एंट्री डालें डेप्रिसिएशन टू पीपी, हम उसकी जगह एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिमेंबर, लाइक हमने रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट क्रेडिट किया था, उससे फायदा क्या हुआ था, हमें रिसीवेबल की एक्चुअल अमाउंट भी नजर आती रही लेजर में, और ये भी पता लगता रहा कि इसमें से इतने पैसे माइनस भी हो रहे हैं, और जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गया तो वहां जाके क्या किया था, रिसीवेबल में से प्रोविजन को लेस करके दिखाया था ना, याद है कि नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट का चैप्टर, मैं ये भी तो कर सकता था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को सीधा रिसीवेबल में क्रेडिट कर सकता, मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे मेरे रिसीवेबल की वैल्यू ही नीचे आ जानी थी, जो कि अभी नीचे नहीं है, ये भी पैसे डूबे नहीं है ना, साहिल पे खड़े हैं, अभी डूबे नहीं है, तो जब आप अभी डूबे नहीं है तो फिर रिसीवेबल कम कर देने से तो आपने डबो लिया ना, तो आपने कहा नहीं रिसीवेबल मैं फुल अमाउंट पर रखूंगा, अलबत्ता जो मुझे इसमें डूबने का खर्चा है वो एक नए लेजर में क्रेडिट पर खड़ा कर लूंगा, बैलेंस शीट में दोनों को नेट कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे अलग अलग रखूंगा ताकि मुझे पता लगता है कि टोटल रिसीवेबल कितना है और पता लगता है कितने के पैसे डूबने का खर्चा है। ऐसे ही बजाय इसके कि ये डेप्रिसिएशन से मैं सीधा पीपीई को क्रेडिट कर दूं, मैं कहता हूं नहीं, मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा और उस नए अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो पीपीई का क्रेडिट है वो उधर डाल दूंगा, तो दरअसल ये जो एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू पीपीई, उसकी जगह हमने कर दी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असल में क्या है, ये पीपीई ही क्रेडिट किया है मैंने, बस एक नए लेजर में, इसकी कई एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, मसलन जब हमने कैपिटल निकाला तो हमने उसको कैपिटल में डेबिट नहीं किया, कहाँ डेबिट किया, ड्राइंग में, हमने उसको एक नए लेजर में डेबिट कर दिया, बाद में हमने कहा जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो वहां कैपिटल से ड्राइंग लेस भी करके दिखाएंगे,
लेकिन उस ड्राइंग को कैपिटल के अंदर ही डेबिट नहीं किया, एक नए लेजर में डेबिट कर दिया। हमने कहा है ये भी कैपिटल का अकाउंट, लेकिन नए लेजर में खड़ा कर लिया, ताकि मुझे ये भी पता लगता रहे कि पैसे आए कितने हैं, ये पता लगता रहे कि पैसे वापस निकले कितने हैं। ठीक है, इसी तरह ये काम आपने और कहाँ किया, सेल्स और सेल्स रिटर्न में किया। जब सेल हुई तो सेल क्रेडिट कर दिया, जब रिटर्न हुई तो सेल को डेबिट नहीं किया, सेल रिटर्न को डेबिट किया। ये सेल रिटर्न क्या है, ये सेल का ही लेजर है, ये सेल का ही लेजर है, लेकिन हमने एक नए लेजर में खड़ा कर लिया, ताकि हमें यही पता लगे कि सेल हुई कितनी और सेल वापस कितनी आई। असल सेल तो हुई है ना, जो दोनों को नेट करके है। फिर और ये काम कहाँ किया, परचेजेस रिटर्न में। फिर और ये काम कहाँ किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट में। फिर ये काम कहाँ किया, इन्वेंट्री में, प्रोविजन फॉर राइट डाउन में, इन्वेंट्री का राइट डाउन में। यानी ये हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एसेट को डायरेक्ट रिड्यूस करने के बजाय एक नए लेजर में जाकर रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन भी पड़ी रहे और वो रिडक्शन की इन्फॉर्मेशन भी पड़ी रहे। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो दोनों को नेट करके दिखा देंगे। मकसद तो नेट ही करना था ना, मकसद तो यही था ना कि जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊं तो मेरे पास एसेट कितने से आ रहा हो, 162 से। तो पहले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट कितने से आना चाहिए, 162 से आना चाहिए, तो हम 162 से लाते हैं। हमने क्या किया, हमने एंट्री डाली डेप्रिसिएशन टू पीपी की जगह डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दुनिया में जरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ज्यादा पॉपुलर लफ्ज नहीं है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। है ये वही चीज ही, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट थी, जैसे प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री थी, जैसे ड्राइंग है, जैसे सेल रिटर्न है, जैसे परचेज। ये वही चीज है कि ये किसी एक लेजर का नेगेटिव बैलेंस है। सेल्स का नेगेटिव बैलेंस सेल रिटर्न, परचेज का नेगेटिव बैलेंस परचेज रिटर्न, कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस ड्राइंग, रिसीवेबल का नेगेटिव बैलेंस अलाउंसेस फॉर बैड डेट, इन्वेंट्री का नेगेटिव बैलेंस अलाउंसेस फॉर इन्वेंट्री, पीपी का नेगेटिव बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये एंट्री और ये एंट्री दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी पीपी ही क्रेडिट हुआ है, ये भी पीपी ही क्रेडिट हुआ है, बस पीपी के दो अकाउंट खुल गए हैं, एक पीपी के नाम से और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी के नाम से। ये पीपी का अकाउंट भी पीपी का अकाउंट है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी दरअसल पीपी का ही अकाउंट है, नेगेटिव, राइट। अब इसका लेजर बना देते हैं। ओके, आपने एसेट खरीदा 200 का, आपने यहाँ लिखा 200 का एसेट ले लिया, साल के खात्मे पे डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसोसीआई में। एसेट का बैलेंस कितना निकल आएगा, 200 का बैलेंस कितना निकल आएगा। अब एफ पी में मैं क्या करूंगा, पीपी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वही 162 जो पहले लेजर से निकल रहा था, अब ऐसे निकल आया। दूसरे साल पे आ जाए, 200 ओपनिंग हुआ, डेप्रिसिएशन फिर चार्ज हुई 38 की, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, सॉरी ये वाला क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 38, इस दफा की फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 38, तो टोटल कितना हो गया 76।
अब एसपी में क्या करेंगे, इसका कैरी डाउन कितना हुआ, वही 200, 200 की कॉस्ट उठाएंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा, 124, वही 124। और फिर तीसरे साल में आ जाते हैं, और 38 की डेप्रिसिएशन आई। So you see every time the result is same, 162, 124, 86, 162, 124, 86, रिजल्ट इज सेम। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, ये डेटा है आपके पास, आप तीसरे साल में खड़े हैं, ये तीसरे साल का लेजर है, ये तीसरे साल का लेजर है, ये तीसरे साल का लेजर है। बताइए आज इस एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 86। मैं इधर से इसका क्लोजिंग बैलेंस पकड़ूंगा, इधर से इसका क्लोजिंग बैलेंस पकड़ूंगा, दोनों को नेट करूंगा और कहूंगा आज इसकी वैल्यू कितनी है, 86। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं ये एसेट खरीदा कितने का था, अब यहाँ से देख के बता सकते हैं। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मेरे लेजर में मौजूद है, मेरे ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, ये 33वां साल भी है तो मेरे लेजर में मौजूद है, क्योंकि ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो चल रहा है, हर दफा 200 200 200 200 कैरी हुई जा रहा है। तो मेरे पास एट एनी गिवन ईयर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है और WDV की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। अगर मैं पहले वाली टेक्निक लगाता कि डायरेक्ट पीपीई को क्रेडिट कर देता तो फिर क्या होता, WDV की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास रहनी थी लेकिन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गायब हो जानी थी, उसके लिए फिर मुझे पुराना रिकॉर्ड खंगालना पड़ता। तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने अपना सिस्टम इस तरह से बना लिया डाटा रिकॉर्ड करने का कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद रहे। तो दोनों तरह से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो सकती है, अगर आप गौर करें तो दोनों तरह से एसेट की वैल्यू ठीक निकल आई है, दोनों तरह से डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी ठीक निकल आई है, दोनों तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी, लेकिन एक में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और एक में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जाहिर है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन भी कैरी करना है, लिहाजा हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ये नोटेड है? आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं, बल्कि आप क्यों चाहेंगे, मैं ही चाहूंगा तो मैं लेके खुद ही ग्रुप में डाल दूं। मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर FR1 शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपकी जो भी मसरूफियत है, आप तो आ गए हैं, जो नहीं आए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक ही दफ़ा जब क्लासेस शुरू होंगी तो हम लाहौर शिफ्ट होंगे वगैरह वगैरह, तो वो जान लें कि मंडे से FR1 की रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। और अगर उनका ख्याल हो कि मंडे पहला दिन होगा तो मंडे पहला दिन नहीं होगा और मंडे पे कोई ट्राई बाल नहीं होगी।
जो भी होगा उस दिन शुरू हो जाएगा और अपनी पूरी स्पीड से शुरू हो जाएगा। 10:45 जो टाइम टेबल के मुताबिक था। हमें क्लैश आ रहा, किसने कहा था आपको? मैंने तो नहीं कहा था। टाइम टेबल अभी भी देखें, आज भी वही है 10। ये तो सिर्फ प्री FR1 के लिए मॉर्निंग में आए थे। तो टाइम एंड अगेन ये वाली बात डिस्कस हुई है कि द टाइम विल रिमेन द सेम। और टाइम इसलिए विल रिमेन द सेम बिकॉज जितने भी लोगों ने जब भी आके एनरोल किया तो उन्होंने वो 10:45 देख के एनरोल किया। उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग की, जो कुछ भी उन्होंने किया। 10:45 को छेड़ना मेरे लिए सूटेबल है, सबके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्लानिंग है कि जनाब 10:45 मेरा ये वाला लेक्चर है, तो आगे पीछे मैंने ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, फिर मैंने वहां जाना है, फिर मैंने वहां जाना है। ठीक है, इस वजह से उसको 10:45 कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। ये प्री FR1 के लिए हमने छेड़छाड़ की हुई है। ठीक है, नहीं ठीक है, ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि सब ठीक है जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। ओके, डेप्रिसिएशन अभी हमने कैसे निकाली? हमने डेप्रिसिएशन ऐसे निकाली कि हमने उसकी कॉस्टली उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड किया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकला। ऐसे ही है। इस तरीके को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका चार्ट बनाएं और यहाँ पे यूजफुल लाइफ रख लें और यहाँ पे डेप्रिसिएशन रख लें विच इज 38 फॉर एग्जांपल, तो पहले साल भी 38, दूसरे साल भी 38, तीसरे साल भी 38, चौथे साल भी 38, पांचवें साल भी 38, देयर कम्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना? इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड। खैर ये हमारी नीड नहीं है कि इसको क्या क्यों कहते हैं। हमारा मकसद ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे कंप्यूट होता है, ऐसे ही होता है। अब इसमें और भी कुछ तरीके हैं। मसलन एक तरीका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिश के जो भी मुतरादिफ है ना वो सारे लगा लें। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, है ना? एक ही मतलब है, जाहिर है सबका एक ही मीनिंग है। क्या इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, WDV मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। यानी रिटर्न ऑन वैल्यू भी तो रिड्यूस ही होता है ना, कम हुई हुई वैल्यू। यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के बजाय रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर कंप्यूट की जाती है। अगर आप गौर करें तो मैं अगर ये वापस आऊं यहाँ पे, ये निकाली थी हमने डेप्रिसिएशन, है ना? ये निकाली थी। एसेट की वैल्यू कितनी है? 200 कॉस्ट, और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? तो अगर मैं चाहूं तो डेप्रिसिएशन की एक परसेंटेज बना सकता हूँ, 38 डिवाइडेड बाय 200 into 100 is equal to 19%। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बन गई 19%। ये पहले दिन मैंने 19% किसका लिया? 200 का। अगले साल मैंने 19% किसका लिया? नो, 200 का। अगले साल मैंने 19% किसका लिया? 200 का, 200 का। तो एवरी टाइम मैं डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे ही चार्ज कर रहा हूं। बात समझ रहे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन डिमिनिश्ड बैलेंस के ऊपर चार्ज की जाएगी। यानी अगर फर्ज करें कि ये डेप्रिसिएशन का रेट होता 15%, लेट से, अभी तो मैंने 19 निकाला ना, लेट से 15%, तो मैं क्या करता? 200 का 15% डेप्रिसिएशन, पीछे का जवाब आता 170। 200 का 15% 30, 30 निकालता 170। अगली दफा यहाँ क्या होता? अब 170 का 15%। ठीक है, तो अगली दफा
कम वैल्यू का, फिर अगले दफा उससे, यानी मैं अगर इसी को गौर करूं तो 200 का 15%, फिर 162 का 15%, फिर 124 का 15%, फिर एवरी टाइम जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसका 15%। तो ये दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो से कॉस्ट है 250 मिलियन और डेप्रिसिएशन है लेट से 10%। तो इसमें कैसे होगा, बनाए देते हैं। 200 का 10% 20, पीछे बचा 180, फिर 180 का 10% 18, पीछे बचा 162, फिर 162 का 10% 16.2, पीछे बचा 100 तकरीबन 45.8, फिर 145.8 का 10% 14.58 और पीछे बचा 131.22। दिस विल कंटिन्यू। ठीक है, फर्क क्या है, एक में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के वाले से निकल रही है और इसमें डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकल रही है। अगर आप इसका चार्ट बनाए तो कैसा बनेगा, फिर 18, फिर 16, फिर 14, है ना। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे आ रहा है ना, तो इसका चार्ट ऐसा सामने आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, क्योंकि इसका जो डिक्लाइनिंग का स्लोप है वो स्ट्रेट नहीं है, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सब में, आप जानते हैं ना स्लोप क्या होता है, आई बिलीव। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट होता तो क्या, 2000 फिर कम होता, फिर 2000 कम होता, 2000 कम होता, फिर 2000 कम, एवरी टाइम लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक कांस्टेंट अमाउंट रिड्यूस हो रही होती है हर दफा। तो मसलन पहली दफा 20 है, फिर 18 होता, फिर एग्जैक्ट 16 होता, फिर एग्जैक्ट 14 होता, फिर एग्जैक्ट 12 होता, तो फिर तो कांस्टेंट डिक्लाइन है, तो सीधी लाइन नीचे निकल आती। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें कर्व आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका कर्व यूं टेढ़ा निकलेगा, सीधा नहीं निकलेगा। खैर, so this is called diminishing balance method. ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें एक वेरिएशन हो सकती है। हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। एक एसेट की यूजफुल लाइफ जरूरी नहीं है कि वो ईयर्स में ही बयान की है, वो यूजफुल लाइफ मंथ्स में भी बयान की जा सकती है। तो फिर यूं भी कह सकता था कि 3 साल के बजाय 36 महीने कह देता, है ना। तो 36 पर डिवाइड कर पर मंथ, 3 पे डिवाइड क्या निकली पर ईयर, हफ्तों पे डिवाइड करूंगा तो पर, सादा सी बात है। यूजफुल लाइफ पीरियड भी हो सकता है, यूजफुल लाइफ प्रोडक्शन भी हो सकती है। मसलन मैं कहता हूँ कि ये जो मैं मशीन लेके आया हूँ ना, इस मशीन की लाइफ इतनी है कि इससे 50,000 यूनिट बनाए जा सकते हैं, बस उसके बाद ये मशीन फारग है। तो इसका मतलब है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 50,000 यूनिट। जब 50,000 यूनिट पूरे हो जाएंगे हमारी मशीन खत्म हो जाएगी। 50,000 यूनिट आप 6 महीने में बना लें, 6 साल में बना लें, पीरियड नहीं है इसकी लाइफ। इसकी लाइफ 50,000 यूनिट है। फिर मैं यहाँ डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ईयर्स नहीं करूंगा, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ यूनिट्स करूंगा। कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकल आएगी। मसलन 50,000 पर डिवाइड किया 200 मिलियन, लेट्स से 200 मिलियन डिवाइड कर दिया 50,000, तो क्या जवाब आया, 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 काट दोगे, 4,000। तो 4,000 हमारे पास पर यूनिट
डेप्रिसिएशन निकल आई। अब अगर इस साल मैंने 100 यूनिट बनाए हैं तो सिर्फ 4 लाख के डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। और इस साल अगर मैंने 1000 यूनिट बना दिए हैं तो सिर्फ 4000 40 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। और अगर इस साल मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यूजफुल लाइफ से लिंक है और यूजफुल लाइफ से इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो लिहाजा कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अब यहाँ पे इस चीज का भी ख्याल रहे कि जब यूजफुल लाइफ वर्किंग लाइफ होती है, यानी 50,000 घंटे उसकी या 50,000 यूनिट उसकी वर्किंग लाइफ है, भी इस्तेमाल करूंगा तो यूनिट बनेगा ना, इस्तेमाल करूंगा तो यूनिट बनेगा, यूनिट बनेगा तो इसकी यूजफुल लाइफ इस्तेमाल होगी। अगर इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, यूनिट ही नहीं बनाऊंगा, तो फिर इसकी यूजफुल लाइफ भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो लिहाजा डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर ये पीरियड में होती, मतलब कि ऐसा इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल, 2 साल से हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, लाइफ तो गुजर गई है, 15 साल में से 2 साल गुजर गए, आपने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें, तो गुजर गई। वो आपने पढ़ के गुजारी या बगैर पढ़ के गुजारी, सेशन का टाइम गुजर गया है ना। आपके पास सेशन का टाइम है कि यहाँ सेशन शुरू होगा, यहाँ पे एग्जाम होने हैं, दरमियान में लेट से आपके पास 5 महीने हैं। अब आप महीना हाइबरनेशन पे रह जाएं या आइदर वे महीना गुजर गया, यूजफुल लाइफ इज गॉन। तो जब आपकी यूजफुल लाइफ पीरियड डिपेंडेंट होती है तो फिर एसेट आइडल भी पड़ा रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है, क्योंकि द लाइफ इज गॉन। लेकिन अगर एसेट यूनिट मेथड पे हो, इसको कहते हैं आउटपुट मेथड, इसकी को आउटपुट निकलेगी तो प्रोडक्शन होगी, आउटपुट नहीं निकलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अगर ये आउटपुट मेथड या यूनिट मेथड जो है या प्रोडक्शन मेथड जो है, एक ही नाम कहे जा सकते हैं, तो अगर तो आप इसमें मौजूद हैं तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी है कि किसी दफा कोई आउटपुट ही नहीं निकली तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकली, लेकिन बाकियों में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, टाइम गुजर गया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एसेट भले फर्क पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसलिए असूल IAS 16 ने क्या बता दिया है कि एक आइडल एसेट की भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी कि वो आउटपुट मेथड पे हो। अगर वो आउटपुट मेथड पे है तो फिर उस आइडल एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि आउटपुट ही नहीं हुई। अब ये आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकते हैं। मतलब ये मशीन की लाइफ कितनी है जी? 40,000 घंटे वर्किंग घंटे, जितने घंटे ये मशीन चल रही है उतने घंटे 40,000 जब पूरे हो जाएंगे तो मशीन खत्म हो जाएगी। 40,000 घंटे तकरीबन 5वें साल में जाके पूरे हो जाएंगे, बल्कि 5वें साल में हो जाएंगे पूरे। 8,760 घंटे होते हैं ना एक साल में, तो 5वें साल में हो जाने चाहिए, तो 5वें साल में जाके घंटे पूरे हो जाएंगे अगर ये 24 घंटे चल रही है। लेकिन अगर ये 24 घंटे नहीं चल रही, लेट से 12-12 घंटे चल रही है, तो फिर क्या हो रहा है? आप हर साल इसको 4,335 या 4,385 घंटे चला रहे हैं। तो अगर हर साल 4,385 घंटे चल रही है तो 40,000 घंटे का पूरे होंगे जाके 9वें साल में जाके, मतलब तकरीबन। तो अब पीरियड डिपेंडेंट नहीं है, आपकी वर्किंग लाइफ डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस टेक्निक में, ये जो वर्किंग लाइफ वाली टेक्निक है, जिसको मैं आउटपुट मेथड कह रहा हूँ या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कह रहा हूँ, इसमें तो डेप्रिसिएशन 0 निकल सकने की प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो नो डेप्रिसिएशन। बाकी किसी टेक्निक में नहीं है, एसेट इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन एन एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज। जैसे ही एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। अब भले आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट नुकता है, आगाज क्या है? when the asset becomes available for use, not when the asset has been started for use, not कि जब इस पे काम शुरू, it has become available for use। आप अपनी कंपनी में एक नई गाड़ी खरीद के लाए हैं, the vehicle has become available for use, अब 6 महीने से गाड़ी पार्क खड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ठीक है। That's it। इसके बाद तो डिस्पोजल की बात ये ना कि एसेट बेच दिया, बेचने की ट्रांजैक्शन में आपको पहले बता चुका हूँ, कैश आया और एसेट निकल गया और दरमियान में डिफरेंस गेन लॉस हो गया। तो ये चैप्टर हमने इतना ही पढ़ना था। कल हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे।